हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। माय नेम इज़ राजीव अहीर। आज के सेशन में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाकी के फीचर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पिछले सेशंस में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके फीचर्स को पढ़ा है। आज की क्लास में पिछले वाले सेशन से ही हम शुरुआत करेंगे, जहां हमने लास्ट में ग्रेट बाथ और पिलर्ड असेंबली हॉल देखे थे। हमने एक 20 पिलर्ड स्ट्रक्चर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था मटेरियल रिमेन्स में। इसके साथ ही साथ हमें सिटाडेल वाले रीजन में मोहनजोदड़ो में एक ग्रेट बाथ देखने को मिला था। ग्रेट बाथ के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कुछ इस प्रकार पढ़े थे कि यहाँ पर हमें एक ऐसा फ्लोर मिला है ग्रेट बाथ का, जो फ्लोर आज भी लीक नहीं होता है। द फ्लोर विच डू नॉट लीक्स इवन टुडे। हमने देखा था कि ये बर्न्ट ब्रिक से बना हुआ था और ये वाटरप्रूफ ब्रिकिंग से कवर्ड था। यानी ये जो फ्लोर आप देख रहे हो, ये फ्लोर वाटरप्रूफ था। आज भी इसमें कोई लीकेज नहीं मिला है। हमने देखा था इसमें स्टेयर्स पाई गई हैं, सीढ़ियों से हम नीचे आते हैं। रिचुअल क्लींजिंग या रिचुअल बाथिंग के लिए इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल होता था। हमने देखा था कि यहाँ साइड रूम्स भी मिले हैं, ये संभवतः सर्वेंट क्लास के रहने के लिए होते होंगे। हमने ये भी देखा था कि यहाँ चेंजिंग रूम्स भी मिले हैं। साथ ही साथ एक वेल, एक कुआं मिला है और इस कुएं से हमें फ्रेश वाटर इस ग्रेट बाथ में जाते हुए देखने को मिला था कि जो फ्रेश वाटर इस ग्रेट बाथ में डाला जाएगा वो इस वेल, इस कुएं से ही डाला जाएगा। जो भी गंदा पानी इसमें होगा उसको ड्रेन आउट कर दिया जाएगा और मेन ड्रेनेज पैटर्न में छोड़ दिया जाएगा। ऐसे हमने कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, कई सारे फीचर्स ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो के पढ़े। हमने देखा पिलर्ड असेंबली हॉल में पाँच पाँच के रो में 4 हमारी कतारें थी। टोटल मिला के 20 पिलर्स थे। 20 स्तंभों का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला था पिलर्ड हॉल के रूप में, जो संभवतः एज अ सेक्रेटेरिएट यूज किया जाता होगा सिंधु घाटी में। ये तो हो गए पुराने फीचर्स जो हमने कल पढ़े। आज के कुछ फीचर्स जो आज हम नए पढ़ने वाले हैं। हमने देखा था कि एक ग्रेट ग्रेनरी, विशाल अन्नागार हमें मिला है मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार हमें मोहनजोदड़ो से मिला है और 6 की रो में 2 अन्नागार हमें मिले हैं हड़प्पा से। अन्नागारों में हमने देखा था कि जो अनाज स्टोर किया जाता है वो अनाज सड़े ना, इसके लिए एयर डक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था। हमने देखा था कि ब्रिक लोडिंग बे, यानी उस विशाल अन्नागार में अनाज अनलोड करने के लिए एक ऊंचे प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और फीचर्स जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक सर्कुलर जो है वो ब्रिक प्लेटफॉर्म मिला है, एक गोलाकार का ईंट का एक प्लेटफॉर्म मिला है। संभवतः ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम ओखली की तरह इसको यूज़ करते होंगे। आपने ओखली देखी होगी, जब हम लकड़ी की या वुडन की या स्टोन की ओखली यूज़ नहीं करते थे, तब अर्थ के फ्लोर में ही, ज़मीन में ही, फर्श में ही हम इस प्रकार का एक ब्रिक का प्लेटफॉर्म बनाते थे, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म बनाते थे। इसमें हम अनाज डालते थे और अनाज को ऊपर ओखली से कूटते थे और फिर इसमें से जो भूसी है वो अलग होती है और अनाज अलग होता है। इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर जो संभवतः अनाज को निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा वो हमने देखा है। इसके बगल में ईंटों की जो दरारें हैं, जैसे 2 ईंट जो हम लगाते हैं, इसके बीच में जो क्रेविसेस हैं, जो दरारें हैं, उन दरारों से हमें भूसी के प्रमाण मिले हैं। तो ये डिराइव किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि संभवतः इसको हम थ्रेशिंग के लिए ही यूज़ करते होंगे। इसके अलावा हमने रिच और पुअर डिवाइड सिंधु घाटी सभ्यता में देखा। एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता में देखा था। जो अमीर घरों के लोग हैं, यानी जो सिटाडेल हैं और अपर मिडिल क्लास के लोग हैं, ये लोग अपने अपने घरों में एक प्राइवेट बेल या फिर पर्सनल कुआं और साथ ही साथ एक प्राइवेट टॉयलेट का यूज़ करते हैं। हमने देखा था कि जो दरवाजे हैं विंडोज़ के, वो दरवाजे और मेन गेट का दरवाज़ा रोड की तरफ नहीं खुलता है, ये साइड की तरफ खुलते हैं। ये दरवाजे साइडवेज खुलते हैं। सारे के सारे घर प्रॉपरली वेंटिलेटेड है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के लोअर टाउन में 1 रूम्ड
हाउस से लेकर 12 रूम्ड हाउस तक देखे हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उस डिलेपिडेटेड कंडीशन या टूटी फूटी अवस्था का एक स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार का नगर रहा होगा, इसमें हमने दो 2 स्टोरीड बिल्डिंग्स तक प्राप्त की हैं, 2 मंजिला मकान तक हमने देखे हैं। इसके अतिरिक्त अगर इन डिटेल हाउसिंग पैटर्न को स्टडी करना हो तो हमारे पास कुछ बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। हमने देखा कि हर बड़े घर में एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है, एक आंगन होता है जिसके चारों तरफ कमरे बने होते हैं, रूम्स अरेंज होते हैं। हमने देखा था कि यहाँ पे घर जो हैं अलग अलग वेरिएशन और अलग अलग साइज़ के हैं। एक कमरे का घर भी है और 12 रूम्ड हाउस भी हमें देखने को मिला है। हमें अलग अलग घरों से मोहनजोदड़ो में एक प्राइवेट वेल, एक अलग से कुआं देखने को मिला है। लगभग ऐसे 700 कुएं, 700 वेल्स हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, 700 कुएं मिलते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि मोहनजोदड़ो में सेपरेट वेल्स जो हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए और नहाने के लिए, बाथिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। हमें 12 रूम्ड हाउस भी मिला है, 1 रूम्ड हाउस भी मिला है। कमरे के अंदर कमरा, इस प्रकार से पैसेज बनाए जाते थे। सभी बड़े घरों में जो है एक ही प्लान होता था, एक स्क्वायर शेप का कोर्टयार्ड आंगन होगा और उसके इर्द गिर्द रूम्स, कमरे बने होंगे। ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर दूसरे फ्लोर या दूसरे मंजिल पर भी बनाया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ और फीचर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो बड़े घर हैं यानी अपर मिडिल क्लास या सिटाडेल वाले जो घर हैं, उन सब में सेपरेट प्राइवेट उनका कुआं है, बाथिंग एरिया है और सेपरेट टॉयलेट्स हैं। बाथिंग प्लेटफॉर्म जो है वो मोस्टली उन ईंटों से बना होता था, जो ईंटें हमारी वाटर प्रूफ ईंटें हैं, जो जिप्सम और मोर्टार से कोटेड बर्न्ट ब्रिक थी, उनका इस्तेमाल किया जाता था। जो बाथरूम है उसके बगल में ही और भी कमरे बनाए गए हैं। रिच जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं उनमें एक से ज़्यादा बाथरूम्स देखने को मिली हैं, या फिर यूँ कहें कि बाथरूम के साइज़ के ही कुछ कमरे देखने को मिले हैं। संभवतः नहाने के बाद अलग अलग कमरों में तैयार होने के लिए इन कमरों का इस्तेमाल किया जाता होगा। इट सिग्निफाइज द प्रिविलेज दैट वाज एंजॉयड बाय द रिच क्लास, अपर मिडिल क्लास। हमने देखा जो फ्लोर है बाथिंग एरिया का वो टाइटली फिटेड ब्रिक्स से बनाया जाएगा और ये ब्रिक्स जो होंगी वो वाटरप्रूफ ब्रिक्स होंगी और हर बाथरूम में एक स्लोप देखा जाएगा जिससे ढलान पे उस पानी को बहाया जाता है। ये सारे छोटे छोटे जो नाले हैं, घरों से जो ये नालियाँ निकलती हैं, सड़क के किनारे जो बड़े नाले हैं उनमें पानी डिस्चार्ज करेंगी और वो फाइनली बड़े नाले में। इस प्रकार से सभी नालियाँ जो हैं वो कनेक्टेड हैं। हमने देखे जो दरवाजे हैं, मेन दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं वो साइड की तरफ खुलेंगी, रोड की तरफ, मेन रोड की तरफ नहीं खुलेंगी। एंट्रेंस जो घरों के होते थे वो पतली और गलियों से होकर होते थे। मेन रोड या मुख्य रोड की तरफ ये दरवाजे नहीं खुलते थे। ये सारे फीचर्स बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कितना ज़्यादा ख्याल रखा जाता था इन सभी चीज़ों का। इसके अतिरिक्त कुछ और फीचर्स हैं, ज़रा ध्यान से सुनेंगे उन सभी चीज़ों को। किचन को अगर देखें तो इनके पास इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार की किचन होती थी। गांव में आपने देखा होगा दादी जो हैं, दादी माँ, वो आंगन में भी एक किचन बनाती थी और एक किचन अंदर हॉल में बनाती थी। जब गर्मियाँ बहुत पड़ती थी तो अंदर के हॉल की किचन के चूल्हे का यूज़ नहीं होता था, बाहर आंगन में जो खुला चूल्हा है उसका यूज़ होता था ताकि गर्मी अंदर घर में ना लगे, और सर्दियों में बरामदे वाले चूल्हे का यूज़ होता था ताकि घर भी गर्म बना रहे और खाना भी अंदर पकता रहे। ऐसे ही इंडोर और आउटडोर किचन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिले हैं। आउटडोर किचन यूज़ होते थे जब बहुत गर्म होता था घर, और इंडोर किचन यूज़ होते थे जब ठंडा होता था, सर्दियों के टाइम पे। हमें अलग अलग 2 किचन्स देखने को मिली हैं। इसके अलावा हमें स्टेयरकेसेस मिली हैं। देखा हमने कि डबल या 2 मंजिला इमारतें या मकान भी हमें देखने को मिले हैं, तो दूसरी मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का भी इस्तेमाल होना ज़रूरी है। उन सीढ़ियों को, उन स्टेयरकेसेस को हमने सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखा जिन्हें ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा अगर हम दीवारों की मोटाई देखें तो दीवारें जो हैं, जो घरों की दीवारें हैं उनको मोटा रखा जाता था, और इसके अलावा जो फ्लोर है, घरों का जो फर्श है, उस फ्लोर को भी प्लास्टर्ड किया जाता था या उस पर प्लास्टर
जैसे आज हम सीमेंट से प्लास्टरिंग करते हैं, फ्लोर को हम पक्का बनाते हैं, तो उन घरों में जो सिटाडेल्स में बनेंगे उनमें भी फ्लोर को प्लास्टर करने की कोशिश की गई है या फिर सैंड से कवर करने की कोशिश की गई है। छतों की बात करें तो कमरों की जो ऊंचाई है लगभग 3 मीटर की ऊंचाई है और रूफ्स छतों को लकड़ियों की बीम से सपोर्ट किया जाता था और क्ले मिट्टी से और ईंटों से सपोर्ट किया जाता था। तो हमें ब्रिक या ईंट की बनी पिलर्स मिले हैं देखने को, जिन स्तंभों के इस्तेमाल से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को या घरों को सपोर्ट दिया जाता था, उनकी छतों को सपोर्ट दिया जाता था। वहीं स्टोन के जो पिलर्स हमें मिले हैं, स्टोन के बड़े बड़े पिलर्स, वो सिटाडेल वाले रीजन में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस को सपोर्ट किया करते थे। डोर्स और दरवाजों पे या फिर खिड़कियों पे मैट, चटाई और वुड की हमें अलग कवरिंग देखने को मिली है। जैसे आजकल हम अपने घरों में गर्मियों के टाइम पे जो कवरिंग्स डालते हैं, जो कर्टेन्स डालते हैं, कुछ वैसी ही वुड की और मैट की कवरिंग्स और कर्टेन्स हमें दरवाजों पर और खिड़कियों पर देखने को मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। हमें क्ले मॉडल्स मिले हैं घरों के, मिट्टी के मॉडल्स मिले हैं घरों के। इसके अलावा विंडोज़ में शटर्स देखने को मिले हैं। संभवतः वो लकड़ियों के, रीड्स के या मैटिंग के शटर्स होते हैं, जिस प्रकार हम चटाई अपनी विंडोज़ पे डालते हैं, दरवाज़ों पे डालते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं। कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिला है। इसके अलावा मार्बल और लेटिस वर्क के एलावेस्टर देखने को मिले हैं, यानी कुछ हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से नक्काशीदार अलाबास्टर और संगमरमर की जाली देखने को मिली है। संगमरमर की जाली, ये संगमरमर की जाली का इस्तेमाल होना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक इंफॉर्मेशन देता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस लेवल पे डेवलप हो चुकी थी। एक नज़र टॉयलेट फैसिलिटीज़ पे डालते हैं। जो नगर में सिटाडेल यानी एक्रोपोलिस और अपर मिडिल क्लास के जो घर हैं उन सब में सेपरेट टॉयलेट यूज़ होती है, पर जो लोअर मिडिल क्लास के घर हैं, जो बाउंड्री या पेरिफेरल एरियाज पे मिलेंगे आपको देखने को, नगर की जो फोर्टिफिकेशन या चार दीवारी के अंदर बॉर्डर वाले लाइंस पे, उस चार दीवारी से सटे हुए जो हमें गरीब लोगों के घर मिलेंगे, वो लोग संभवतः खुले में शौच करने जाते थे उस फोर्टिफाइड वॉल या मेन डोरवे के बाहर, मेन गेटवे के बाहर, यानी नगर से बाहर। बाकियों में हमने देखा है कि जो हर घर में टॉयलेट यूज़ होता है उसमें एक कमोड है और लोटा टाइप जार उसमें अटैच्ड है। हमने देखा था जो टॉयलेट का वेस्ट है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा एक स्लोपिंग चैनल के माध्यम से, और फाइनली घर के बाहर जो नालियां हैं, चौड़ी नालियां, उन नालियों में उस डेफिकेशन को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ये टॉयलेट फैसिलिटीज़ में हमने अलग अलग फीचर्स से देखे किस प्रकार उनकी टॉयलेट फैसिलिटीज़ डेवलप होती थी। हमने देखा रेगुलर बेसिस पे टॉयलेट्स की क्लीनिंग रहती थी और नालियों की भी साफ़ सफाई होती रहती थी। इसके अलावा हमने देखा कि गाँव में किस प्रकार का मटेरियल यूज़ होगा या नगरों में किस प्रकार का मटेरियल यूज़ होगा। रॉ मटेरियल के रूप में इनके पास सन ड्राइड ब्रिक हैं, जिन ईंटों का ये इस्तेमाल करेंगे जो सूर्यातप में सेकी हुई ईंटें हैं। हमने बर्न्ट ब्रिक का एक्सेसिव यूज़ देखा था। यही नहीं, बर्न्ट ब्रिक में हमने वाटर प्रूफ ब्रिक्स का यूज़ देखा था, वाटर प्रूफ ईंटों का जो जिप्सम और मोटार से मिलकर बनी होंगी, जिप्सम और मोटार से मिलकर या जिप्सम और मोटार की जिन पर कोटिंग होती है वो ईंटें हमें देखने को मिली हैं। इसके अलावा हमने देखा कि स्टोन्स के हमें पिलर्स मिले हैं, जैसे धौलावीरा से हमें स्टोन का पिलर मिला है जो संभवतः वहाँ के धौलावीरा के रिजर्वोयर में पानी का लेवल बताने के लिए यूज़ किया जाता था। हमें ब्रिक के पिलर्स मिले हैं जो 20 पिलर्ड हॉल में देखने को मिले, प्लस ऐसे ही पिलर्स, ऐसे ही स्तंभ हमने सिटाडेल वाले रीजन में देखे जो ऊंचे ऊंचे भवनों को सपोर्ट देते हैं। हमने बेक्ड ब्रिक, सन ड्राइड ब्रिक या मड ब्रिक का यूज़ बड़े पैमाने पे देखा है। इसके अलावा बर्न्ट ब्रिक का यूज़ देखा है। अब बात करें ब्रिक्स के साइज़ की, तो जो स्टैंडर्ड साइज़ ईंटों का होता था वो होता था 4:2:1। तो ये साइज़ स्टैंडर्ड साइज़ रहेगा 4
1:2:1 या 1:4:1:2:4, 4:2:1 लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये स्टैंडर्ड साइज रहेगा ईंटों का, जिन ईंटों का इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े पैमाने पे किया गया। अब एक नज़र वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पे डालते हैं। अलग अलग जो फीचर्स हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पढ़े हैं, वो सारे फीचर्स वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के आगे फीके हैं। आप सोचो, आज 21st सेंचुरी में भी हम बड़े बड़े भवन बनाते हैं, घर बनाते हैं, लेकिन वाटर मैनेजमेंट पे हमारा फोकस कम रहता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो आज से लगभग 2550 बीसी का टाइम पीरियड है, इन लोगों ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर एक खास ध्यान दिया है। इन्होंने ड्रेनेज पैटर्न को एक वेल प्लान्ड ड्रेनेज पैटर्न में कन्वर्ट किया, यानी योजनाबद्ध सुनियोजित तरीके से इन्होंने ड्रेनेज पैटर्न को डेवलप किया है। हमने देखा है कि छोटे छोटे घरों में भी एक इम्प्रेसिव ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। सभी घरों की नालियाँ रोड के किनारे बड़ी नालियों में पानी डिस्चार्ज करेंगी और फाइनली ऐसी ही बड़ी बड़ी नालियाँ बड़े नालों में और बड़े नाले फाइनली शहर के बाहर। हमने देखा है कि रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग सीवेज क्यूट्स और पाइप्स लगाए गए हैं। ये सीवेज ढलानों को और पाइपों को यूज़ करने का तात्पर्य ये है कि वर्षा के जल को संचित करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापक स्तर पर सुविधाएं बनाई गई हैं। हमने देखा है जो नालियां हैं, जो वाटर क्यूट्स हैं, सेकेंड स्टोरी जो बिल्डिंग्स हैं, 2 मंजिला जो मकान हैं, उन मकानों की चौड़ी छतों से जो पानी पाइप के माध्यम से नीचे जाएगा और वो पानी जो है नीचे बने कुएं में और पाइप के माध्यम से ग्राउंड वाटर में डिस्चार्ज होगा। और ऐसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सीवेज ढलानें बनाई गई और पाइप्स बनाए गए, इस प्रकार के पाइप्स के माध्यम से वो पानी छतों के माध्यम से ग्राउंड वाटर की तरफ जाएगा। दूसरे मंजिल की नालियों और पानी के निकास अक्सर दीवार के अंदर बनाए जाते थे। इनका निकास सड़क की नाली के ठीक ऊपर रहता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में टेराकोटा जल निकासी पाइप पकी हुई ईंटों से बनी खुली सड़क की नालियों में अपशिष्ट जल को निर्देशित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाइपलाइंस बनाई गई हैं वो कई बार टेराकोटा यानी मिट्टी की बनाई गई हैं या फिर पकी हुई ईंटों की बनाई गई हैं। आजकल जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं, ये ठीक वैसा ही उदाहरण है कि पाइपलाइंस के माध्यम से पानी को नीचे रिचार्ज करना। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो एक इम्प्रेसिव चीज़ हमें देखने की मिली है वो है वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। बड़ी बड़ी जो नालियां हैं वो नालियां फाइनली शहर के बाहर पानी को डिस्चार्ज करेंगी। हमने उन सभी साइट्स में जहाँ जहाँ हमें कुएं मिल सकते थे वहाँ हमने अलग अलग प्राइवेट हाउसेस में कुओं का निर्माण किया है। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको दिया मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से हमें लगभग 700 वेल्स मिले हैं। तो यहाँ पर इंडिविजुअल हर घर में एक कुआं रहता था जिससे हम पानी पीने के लिए और नहाने के लिए यूज़ करते थे। जबकि हड़प्पा में इतने सारे कुएं नहीं मिले हैं, तो यहाँ वेल्स भी पाए गए हैं, उनके साथ साथ रिजर्वोयर्स भी पाए गए हैं। कई सारे रिजर्वोयर्स बनाए गए हैं जो पब्लिक यूज़ के लिए भी होते थे, यानी लोग पब्लिकली भी उन्हें यूज़ कर सकते थे। हमें यहाँ डैम्स, बांध भी मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, और हमें यहाँ पर रिजर्वोयर्स भी मिले हैं। अलग अलग रिजर्वोयर्स प्लस पब्लिक वेल्स भी मिले हैं, यानी ऐसे कुएं भी मिले हैं जिन कुओं को सभी लोग कम्युनिटी में, समुदाय में या पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो वॉशरूम ड्रेनेज सिस्टम है लोथल का, यानी ये इंडिविजुअल वॉशरूम्स हैं। यहाँ पर कोमोड रहता है और कोमोड के साथ एक लोटा टाइप जार इसमें बंधा रहता है। यहाँ से जो फीकल होता है वो नालियों के माध्यम से बड़ी नाली में जाएगा और फिर इसको यहाँ से पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन दोनों का ध्यान रखते हुए डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इन सभी फीचर्स को हमने
इसलिए समझा है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो फीचर्स हैं, ये इस सभ्यता को बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में लाकर खड़ा कर देते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की सबसे बड़ी सभ्यताओं में एक मानी जाती है। इस सभ्यता में मोस्टली जो फीचर्स पाए गए हैं वो अपने समय की किसी भी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। तो कंटेम्प्रेरी जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उन सभी सभ्यताओं में सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्किटेक्चर है वो प्रशंसनीय है, वो आर्किटेक्चर वर्थ स्टडिंग है। हमने इन डिटेल सिंधु घाटी सभ्यता के आर्किटेक्चर से जुड़े सभी बिंदुओं की चर्चा की है। कल की क्लास में हम यहाँ के स्कल्पचर्स की चर्चा करेंगे। हमें अलग अलग स्कल्पचर सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। बाकी आर्ट एंड कल्चर के और फीचर्स हम अगली क्लास में कवर करेंगे। Stay updated, stay safe, take very good care of yourself. Thank you.